हमारे साथी चल के आए हैं। कुछ साथियों ने कुछ सियासी बात भी कही है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ क्योंकि ये मैंने शुक्रिया अदा के लिए मीटिंग बुलाई है और मैं आप तमाम हजरात के रसूखों के बारे में भी वाकिफ हूँ, तो मैं कोई सियासी बात नहीं करना। मैं सियासी बात बहुत मंचों से करता रहता हूँ, ये मेरा सियासी मंच है ही नहीं। ये तो मेरा परिवार, जिस परिवार ने मुझे सहारा दिया, मेरी मदद की, मुझे ताकत दी। आज मैं पार्लियामेंट में बोल रहा तो उसमें बहुत बहुत बड़ा योगदान, जिसको मैं शायद पूरी जिंदगी भर में ना पाता हूं, उस कर्ज को वो आप सब लोग। मैं इस बात को समझता हूं और जैसे जैसे आप लोगों ने अपने ओहदों की परवाह छोड़ के घर से निकल के जिस तरह से कुछ अफसर यहां मौजूद नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने ओहदे की परवाह नहीं की, क्योंकि तमाम उलेमा इकराम, तमाम जिम्मेदार जो हजरात हैं, उसका काम नहीं है सियासत में जाकर उस तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करना। उन्होंने इस बात को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि मैं समझता हूं कि जिस मिट्टी से मैं आता हूं, सबसे मजबूत तहरीक जिसमें सबसे ज्यादा कुर्बानियां हुई, रेस में रुमाल तहरीक, वो उसी मिट्टी से चली जिस मिट्टी से मैं आता। और हमारे बहुत शानदार जो हैं, बहुत ही जिम्मेदार शख्सियत यहाँ मौजूद है, देवर दारूल से, हमारे जेल धर्मीय उलेमा से, और मैं चाहे गंगों से जो है तो खाना जो लूटा गया, वो भी जो तहरीक थी वो भी उसी मिट्टी से चल के आई। मैं मानता हूं कि बिजनौर का कोई जवाब नहीं, लेकिन जिस मिट्टी में हम पैदा हुए वो भी लाजवाब। तो ये मेलजोल है। जिन लोगों ने मुझे पार्लियामेंट में सुना होगा वो इस बात को जानते होंगे। उनमें से एक बैठा यहां शख्स नहीं कह सकता कि मैंने जब भी बात आती हुई कभी नगीना को पीछे छोड़ा हो। बताओ, जितने लोग बैठे उन्होंने मुझे पार्लियामेंट में सुना है, क्या मैंने कभी भी नगीना को पीछे छोड़ा? 2 सत्र हुए हैं अभी, जिस दिन 5 साल पूरे होंगे आपकी प्रार्थना दुआओं से, आप देखना कि पूरी दुनिया नगीना को जानेगी। इस बात को मैं आपको विश्वास दिला, और इस बात के लिए जानेगी कि जहां सब लोग डर के, दब के, परेशान होके किसी लालच में चुप है, वहां एक अजीब शख्स है जो अपनी पूरी जिम्मेदारी से अपने बातों पे खड़ा हो जाता है। तो इसलिए मैं फिर से पुनः आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस उम्मीदों के साथ मुल्क की रखवाली के लिए, कमजोरों की रखवाली के लिए, कमजोरों की आवाज बनने के लिए, उनके हक हकूक की आवाज उठाने के लिए, क्षेत्र की लड़ाई लड़ने के लिए, गरीब आवाम पे जो जुल्म हो रहा है, जुल्म को रोकने के लिए जो ताकत आपने मुझे दी है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे बहुत ही बेहतरीन शख्सियत यहां से कह रहे थे, मैं उनको देख पा रहा हूं, वो यहां है, शायद यहां से जो है रुखसत हो गए हैं, वो पीछे बैठे हैं वहां। वो मुझसे ये कह रहे थे, वो जिनका जिक्र कर रहे थे कि उनकी बादशाही कैसी थी। जी, मैं बादशाही में भरोसा रखता ही नहीं, क्योंकि मैं समझता हूं कि बादशाहों के दिमाग जल्दी खराब हो जाते हैं और बादशाह ऊपर ऊपर से देखते हैं, बादशाह को जमीन का दिखाई नहीं देता। अच्छी बात यह है कि आप विश्वास कीजिए, जब भी मैं पार्लियामेंट से फुर्सत में होता हूं तो अपने लोकसभा क्षेत्र में आता हूं, कभी 3 दिन, कभी 4 दिन, कभी 5 दिन, जब जब मैं फुर्सत में होता हूं, और तमाम यहाँ लोग बैठे होंगे क्षेत्रों में लोग, कि मैं 8-9 घंटे बैठ करके लोगों की तकलीफ होती हूँ, जहां की जानकारी मिल जाती है वहां जाता। मेरे साथी परवेज खड़े मुझे बता रहे कि नगीना में अल्ट्रासाउंड की मशीन रखी है, 3 साल हो गए, गरीब आवाम को जाना पड़ता, 10 अल्ट्रासाउंड करना पड़ता, जेब कटती है, और उन सरकारी अस्पतालों में कौन लोग जाते हैं? आपसे बेहतर, मुझसे बेहतर कोई नहीं जाता। तो मैं उसी दिन गया, मैं कह गया कि मेरी आपका कोई झगड़ा नहीं, मुझे आपको डरा के तो कैसे नहीं देंगे आप। लेकिन अगर आवाम की ये जो चीजें यहाँ अगर उनका काम नहीं होगा तो मुझसे बुरा नहीं कोई होगा। और मैंने कहा कि 1 हफ्ते में अगर ये नहीं चली अल्ट्रासाउंड मशीन तो आप अपना बोरी बिस्तर बांध लेना डॉक्टर, और आप पता करा के देख लो 8 बजे 9 बजे जिनसे वो पूरा तैयार हुआ वार्ड, और वो आपके अल्ट्रासाउंड मशीन से आ रही। मैं कल गया था नूरपुर,
नूरपुर में जब मैं गया, लोगों की जो समस्या सुन के उनके लिए सवाल जवाब करके नूरपुर में मुझे बताया गया कि वहाँ महिलाएं जाती हैं, महिला डॉक्टर भी हैं और बहुत बुरे हाल है, तमाम कोई सुनता नहीं है, इमरजेंसी के हालात खराब है, तो तत्काल वहां चला गया और जंगल बना हुआ। मैंने वीडियो को फोन किया, इससे अच्छा तो जंगल होता है जो तुमने बना रखा है, साफ गलती करा। तो आप कल जाकर देख लेना, कोई भी जितने लोग यहाँ बैठे चैलेंज पर जाकर देख लेना, आपको जाकर देख कर लगेगा एक दिन में वो हॉस्पिटल बन गया जो जंगल था। मैं तो अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से और जितनी हमारी समस्या तत्काल डीएम को मैंने लिख के दिया और तत्काल उनको भेजा कि भाई देखकर तो ठीक रहा, जो समस्या उसको पूरा करा दो। ये गरीबों के लिए, अमीरों को मैं समझता हूँ प्राइवेट में इलाज में गरीब कहाँ जाएगा, तो ये गरीबों के लिए अस्पताल का इसमें बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। मैं गया था किरतपुर में, मैं उसमें चर्चा नहीं करना चाहता, किरतपुर के साथी यहाँ बैठे होंगे जो लोग किरतपुर की एक समस्या थी, सरकार और प्रशासन ने दबाव बना के वहां के लोगों का जो रोजगार था उसको रोक रखा। मैंने बुलाया बच्चों को कई तत्काल मौके पे और वो रोजगार चलवा के दिया, उसने कहा कि ये चलेगा, तमाम अधिकारियों से बात कर लो, लेकिन फिर मैं इसमें चर्चा नहीं करना चाहता। कुछ लोगों को पसंद नहीं है, कुछ वहीं के सियासी जो है, जो नेता हैं इस क्षेत्र में, उनको पसंद नहीं आया कि चंद्रशेखर आजाद ने कहीं से क्यों चलवा दिया है। किरतपुर के लोग बैठे पता करवा के देख लो, फिर उन्होंने उसमें रोक लगवा दी। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि मेरे फैसले, मुझे इस बात की परवाह थी, मेरा सवाल ये था कि जिन गरीबों का रोजगार है उनके बच्चों का क्या होगा, तो ये बता। अगर ये एक महीना बंद रहेगा तो उनके बच्चे खाएंगे क्या, उनके जो घर के खर्चे चले कारण क्या, तो पुलिस और सरकार मिलकर दे खर्चे की व्यवस्था करे। तो मैं उनसे कहूं, लेकिन जो नियम के खिलाफ जाके काम करोगे तो बर्दाश्त नहीं है। कल भी मेरी को बोली, वो मुझसे कहता आप एक दिन रुक जाओ, एक दिन रुक जाओ। मैंने कहा मैं एक दिन 2 दिन रुक जाऊंगा, लेकिन ये बताओ कि गरीबों की जो उनसे तुम्हें लगेगी इतनी जो है, फिर कहाँ जाओगे? फिर भी तो जवाब देना ना अपने मालिक को, जिसको भी मानते हो उसको जवाब दोगे नहीं दोगे, इस जुल्म को कैसे वो करोगे? तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ तुम लोग जो ताकत आपने मुझे दी है वो गरीबों की मदद के लिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ चंद्रशेखर मुख्यमंत्री बने या न बने, चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बने ना, चंद्रशेखर को दोबारा कोई ताकत मिले ना मिले, लेकिन जब तक मेरे पास ताकत है, ये ताकत गरीबों की खिदमत के लिए काम आएगी। और मैं इस बात की भी गारंटी देता हूँ कि ऐसा कोई नोट भी नहीं बना जो आपके चंद्रशेखर आजाद को खरीदने के बाद को आप याद जब ये, क्योंकि सरकार बननी थी, जिनपे एक एमपी नहीं उनको भी ऑफर मिले मिनिस्टर बनने के, बने नहीं है बहुत सारे लोग। अब तमाम मेरे खिलाफ ये साजिश से पहले दिन से होती थी। आप सब लोग जानते हैं कि चंद्रशेखर जीत जाएंगे तो मंत्री बन जाएंगे, चंद्रशेखर जीत जाएंगे तो उधर चले जाएंगे। मैं 2 दिन से 3 दिन तक सुनता रहा। जो लोग मेरे किरदार को जानते हैं वो जानते हैं कि चाहे उसका कुछ भी रख दो वो मिलेगा नहीं अपनी जगह से। फिर एक दिन मुझसे पत्रकार ने कहा साहब आप किधर जाओगे, तो मैंने कहा नहीं भाजपा के लोग प्राइम मिनिस्टर बनाए तो भी इसके साथ ले जाऊंगा, बाकी विपक्ष को बैठाऊंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहते ये क्या सियासत हुई? और मैंने कहा सियासत अपने लोगों के लिए, किसका गुलाम बनने की सियासत नहीं करता। सियासत करते हैं लोगों की आवाज उठाने के लिए, सियासत करते हैं लोगों की आवाज बनने के लिए, सियासत करते हैं गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को हक दिलाने के लिए। सियासत इसलिए नहीं करते कि भाजपा के दरवाजे में जाकर सर देखते हैं कि सियासत ना कभी की, ना कर रहे हैं, ना जिंदगी में कभी करेंगे। सियासत छोड़ना स्वीकार करेंगे, लेकिन सियासत को गिरवी रख के अपने जमीन को बेच के कोई काम नहीं करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मौलाना जी की बात को नहीं बता पाए, जब हम गए थे हमने एक चित्तौड़ लड़की यहाँ हमारे कंधों पर जिम्मेदार की देश में किसी कंधों पर होना, हमसे पूछा क्या था कि भाई चंद्रशेखर आप बहुत मुश्किल लड़ा सकते, मैं लड़ा सकता हूँ। हमें मीडिया के लोग कहते हैं कि पश्चिम के लोग हैं, पश्चिम में वोट है, तो मैंने एक सीट और लड़ी, उसका नाम है सिद्धार्थनगर जिले की डोरिया में। आप नेट पे पता करा देना, तमाम जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हैं। 6 दिन के चुनाव में 81,000 वोट मिले, 81,000 वोट मिले। और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ मैं शुक्रिया भी करूंगा अपने समाज में पैदा हुआ हूँ, यहाँ भी 13% वोट दिया बहुजन समाज पार्टी को, जिनको 5.5 लाख वोट मिले थे। 13,000 वोट मिले, 12,500 की नहीं, 12,500 वोट, जिनको 5.5 लाख वोट मिले थे पिछली बार, 12,500 वोट मिले बहुजन समाज पार्टी को यहाँ, और वहां मिले आपके सामने 34,000 वोट 6 दिन में। आप जितने लोगों के पास हम जाते तो एक ही बात कहते थे, मौलाना जी मैं भी गया कि देखो इस बार तो हम आपका प्रत्याशी बहुत देर से हमसे जहन में मान गया, लेकिन 27 में जब आपका चुनाव आएगा तो किसी को प्रत्याशी बना के भेज देना, वोट चंद्रशेखर आजाद होंगे, क्या पता करके भेज
परवेज यहाँ होंगे और मुलाकाती क्या मैं बताऊँ ना, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। और ये सिर्फ दलितों की आवाज नहीं थी, ये दीपक भाई को वहां भेजे थे मैंने, ये मुसलमानों की भी आवाज, ये बैकवर्ड के लोग की भी आवाज थी कि हमें बहुत से लोग धक्के खा रहे। परवेज पासी और दीपक भाई वहां गए थे दोनों। बताओ मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह दिखाई मत कहना, बताओ सच कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा इस बार तो भाई ने देर कर दी आने में, हमने मन बना लिया, जहन बना लिया भाजपा को बनाने का, लेकिन जब 27 का चुनाव आएगा जिसको भाई कह देंगे उसके साथ खड़े, क्योंकि भाई से प्यार करते हैं उनकी बात के साथ। इसलिए मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ताकत तो आपकी बढ़ेगी। अब इनके पास एक रास्ता है, क्या तो ये वो कहते हैं क्या तो ये अगर मैं जिंदा रहा तो इससे रुक नहीं सकता, अगर मैं जिंदा रहा तो आपकी ताकत बनाने से इनमें से किसी की हिम्मत नहीं मुझे रोक। इतनी दुआएं प्रार्थना आपका प्यार बड़े मेरे प्रधान के बैठे तमाम लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, और इतने नौजवान मेरे साथ मेहनत करते मेरे भाई। अगर मुझे कुछ हो गया फिर मैं नहीं, लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ उससे जिंदगी में दुनिया का एक अटल सत्य है कि जिसको जो पैदा हुआ उसको जाना। जब तक मेरे अंदर जीवन है मैं अपने जमीन की रक्षा पहले करूंगा, क्योंकि जमीन है तो इंसान का किरदार है। आज उसको जाने के बाद याद रखते हैं कि इंसान क्या है। तो मैं आपको बहुत भरोसे के साथ ये कह रहा हूँ, आपकी कोई भी समस्या हो, मैंने यहाँ बहुत बड़ी संख्या में अपने लोगों को जोड़ा, उनको आपके बीच में छोड़ के रखा। तमाम लोग जानते हैं, भाई बैठे हैं यहाँ, बताओ विवेक साहब को लेके हमारे जिलाध्यक्ष से लेके तमाम विधानसभा सब लोग, हमारे भाई बैठे, अक्षर साहब, इंजीनियर मौजन साहब बैठे, तमाम जितने अक्षर भाई बैठे, तमाम हमारे जितने जिम्मेदार लोग हैं, दिन रात लोगों की खिदमत से खड़े। और फिर जो उम्मीद उठ सके जाती है, क्योंकि मेरे कंधों पर काम ज्यादा। अब हरियाणा में चुनाव में आया था, इसलिए मैंने इससे कहा नहीं बात की करेंगे, जबकि वो करते तो मगर आपकी जो मसूलियत है कि आप लोग बिजी रहते हैं, तो उसका हम लोग ध्यान रखते थे कि भाई उसमें इनकी जो है और कोई परेशानी ना हो जाए। लेकिन अब हुआ क्या कि परसों चुनाव होना हो गया, इलेक्शन कमीशन ने पीसी कर दी, तो फिर ये हमारे साथ मजबूरी हो गई। मैंने कहा कि आपको करना ही पड़ेगा, उससे रास्ता नहीं होता। आपको विश्वास दिलाता हूँ, काम इतना है कि मैं कल ही हरियाणा चला गया, निकल गया, और वे जब मेरे जैसे निकल रहा तो याद दिलाया कि आपने अपना वो तो दे कार्यक्रम, आपको तो कल बड़ा प्रोग्राम है आप लोगों में जिसकी आपने वो की। मैंने कोई बात नहीं करा नहीं, काम तो करना चाहिए। हरियाणा के पर्यावरण प्रभारी को सुबह मैंने बुलाया, उनका 2.5 घंटे चर्चा की तरफ चला, और यहाँ से सीधे फिर वहीं के लिए करूँ, क्योंकि वहाँ के लोगों ने 5 साल बहुत मेहनत की है, और 1 महीने के चुनाव में फिर जरूरत है। और मैं आपको विश्वास दिलाता कि वहाँ भी बहुत मेहनत करके अपनी ताकत बनाने काम करें, अपने ऐसे नुमाइंदे विधानसभा भेजने का काम करेंगे जो गरीबों कमजोरों की आवाज उठाने में कोई ठीक है। चाहे वक्त बोर्ड में जब उसका पूरी पार्लियामेंट का पता करा लेना, आप टीवी चेक कर लेना। हाँ, 2 लोग थे हम लोग जो वक्त एक्सपर्ट जो सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि इसका डिवीजन होनी चाहिए, हम इसको किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। 2 लोग थे जिन्होंने पूरा एडिशोटी का जोर लगाया, मैं मेरे भाई साथी, हमने पूरा जोर लगाया कि डिवीजन होना चाहिए। ये जो कानून आप लेके आ रहे हैं, ये बिल आप लेकर कानून नहीं बनेगा। जब वक्त के आधार पर आप मुसलमानों की जमीनों को छीन के और अपने सब के लोग अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, हम इसको स्वीकार नहीं करें। हम अपनी पूरी जिम्मेदारी की ताकत हमको निभा रहे हैं, लेकिन जो इतने लोग यहाँ पर आपकी ताकत देख रहे हैं, वो लोग वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे। मुझे खड़े करते सब तुम्हें कहना पड़ रहा है। अगर 10 लोग हमारे जैसे वहां खड़े हो जाना हमारे साथ, मैं आपको विश्वास कहता हूँ कोई कानून गरीबों के खिलाफ नहीं बन सकता, हमारे बात। लेकिन समस्या यह है कि हम गिने चुने लोग हैं, और बाकी लोगों के माहौल है कि वो उसके खिलाफ नहीं जा सकते, अपनी पार्टी के खिलाफ। चाहे उनके लोग कतल हो जाए, चाहे उनके लोग जमीदज हो जाए, चाहे उनके लोग जो है बेघर हो जाए, और उनकी सरकारें कैसी हैं इसका उदाहरण है। देखो लखनऊ में तोड़ दी, अकबर नगर पूरा तोड़ दिया, और हैदर कैनाल को तोड़ने का प्रयास कर रहे। जब मुझे पता लगा तो मैं लखनऊ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ धीरे धीरे आपका एक पेड़ आम के पेड़ जैसा है, अभी धीरे धीरे बड़ा होगा, कुछ फल देने लगेगा। आप देखना 5-7 साल में इतना बड़ा हो जाएगा कि छांव भी देगा, फल भी देगा, फूल भी देगा, और लकड़ी भी देगा, और जाते जाते इसकी सूटी भी लग जाएगी, आपके काम आएगी। मेरी बात को आप याद, आपने मुझे आप यहाँ आपने दावत पे आप लोग आए, आपने मेरा मान रखा, आपने मुझे बहुत प्यारा आशीर्वाद दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
ये प्यार जो यहाँ से बनाया नगीना से ये जाएगा कहाँ तक, ये तो कल का क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप विश्वास कीजिए पूरे मुल्क में अगर कहीं किसी कमजोर के साथ जुल्म होगा तो चर्चे का हालात घर में प्रतिनिधित होगा। इस बात का मैं आपको विश्वास है। और नगीना मेरा घर है, नगीना के लिए मैं 24 घंटे साथ में तैयार, मगर नगीना मेरे पास सिपाही हो, इमाम प्रधान भाई, बबलू भाई, हमारे भाई मौलाना आतिक साहब, हमारे कोर्ट का सभी प्रधान जी, तमाम हमारे लोग, मौलाना आसिफ साहब के सिपाही हमारे, और त्याग प्रधान जी, दीपक भाई, अर्चन साहब, परवेज साहब, इरफान भाई, इंजीनियर मोहम्मद साहब, तमाम इतने लोग हैं कि हम हर मुसीबत से टकराने की हिम्मत है। हर मुसीबत से सरकार किसी की कोई ताकत में से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई जुल्म करेगा तो हमारे सीधे तैयार है, जितनी भी मुसीबत आएगी पहले हम झेलेंगे, फिर वो मुसीबतें आपके पास आती होगी। इस बात का मैं आपको बताऊँ और आपसे ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार और सहयोग मेरे साथ छोटे भाई के रूप में जैसे मैं आपका छोटा भाई बनाया। मैं नगीना का ना कभी सांसद था, ना हूं ना रहूंगा, मैं नगीना का बेटा भाई था, नगीना का बेटा भाई हूँ और किसी भी होने पर रहूँ जिंदगी भर नगीना के लिए भाई बेटा ही रहूंगा। इससे ज्यादा मोहब्बत मुझे और किसी रिश्ते मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मौलाना जावेद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका मुझसे बड़ा प्रेम। हाँ, ये मेरे भाई के, मैं इनसे लड़ता भी, कई बार मैं इनसे लड़ता रहता हूँ क्योंकि हम दोनों भाई किसी से चर्चा मैं मौलाना जावेद साहब से बनूंगा। मैं पुनः आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना जावेद साहब के हाथ में माइक सौंपता हूँ क्योंकि अभी सदर साहब बोले थे तो हम उसको शुक्रिया। इंटर कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज बनवा देंगे, चिंता मत करो, समय आ जाने दो। ये देख ये